हेलो गाइस, वेलकम इन बायोलॉजी ट्यूटर। तो जैसे कि हम अपने लेक्चर 3 में पॉलीसेकेराइड, टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड यानी होमो और पॉलीसेकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड के बारे में हमने पढ़ लिया है। न्यूक्लिक एसिड क्या है हमने ये भी पढ़ लिया। न्यूक्लिक एसिड कितने कंपोनेंट से मिलके बना ये सब भी हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया। सो अब हम यहाँ उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। टाइप्स को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड है क्या, डीएनए क्या चीज़ है, डीएनए के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं, आरएनए क्या है। तो चलिए वन बाय वन हम न्यूक्लिक एसिड के टाइप को भी डिस्कस करते हैं। और ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो चलिए वन बाय वन पहले हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते हैं। और मैं हर रोज़ बायोलॉजी का एक वीडियो अपलोड करती हूँ। सो आप लोग मेरा वीडियो शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आपको हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। सो गाइस, न्यूक्लिक एसिड देखते हैं। सो न्यूक्लिक एसिड, दीज आर 2 न्यूक्लिक एसिड इन आवर बॉडी। सो हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, दैट इज़ डीएनए एंड आरएनए। ये आप लोगों को पता होगा कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि डीएनए का क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड इसका हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो चलिए अब हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सो डीएनए का स्ट्रक्चर, इट इज़ ए लॉन्ग पॉलीमर चेन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो ये लॉन्ग पॉलीमर चेन होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। नेक्स्ट, इट इज़ मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। सो डीएनए हमारा नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बनता है, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से। नेक्स्ट, नाइट्रोजनस बेसिस क्या मैं आपको बता चुकी हूँ कि 2 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। सो प्यूरिन्स में हमारा एडेनिन और गुआनिन आता है, और पिरिमिडीन्स में हमारा थायमिन एंड साइटोसिन। इन द केस ऑफ आरएनए, यूरेसिल इज प्रेजेंट। सो आरएनए के केस में हम थायमिन की जगह यूरेसिल की बात करते हैं, और डीएनए के केस में हम थायमिन की बात करते हैं। सो आई होप आप लोगों को डीएनए का स्ट्रक्चर और नाइट्रोजनस बेसिस क्या है एक बार फिर से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थायमिन। तो जैसे कि मैं आपको हमेशा से बता रही हूँ कि आरएनए के केस में हमारा यूरेसिल की जगह थायमिन प्रेजेंट होता है, और डीएनए के केस में हमारा डीएनए के केस में हमारा डीएनए के केस में हमारा थायमिन प्रेजेंट होता है यूरेसिल के जगह, और आरएनए के केस में यूरेसिल प्रेजेंट होता है। सो यही डिफरेंसेस हैं आपको आरएनए और डीएनए में बस। नेक्स्ट पॉइंट, इन नाइट्रोजनस बेस आर अटैच टू पेंटोज शुगर बाय एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जो नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर से अटैच होता है वो किस लिंकेज के थ्रू, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नाइट्रोजनस बेस है पेंटोज शुगर वो किस लिंकेज के थ्रू अटैच होता है, तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर इन 1869 एंड ही गेव द नेम न्यूक्लियाई एंड ही सजेस्टेड दैट इट इज़ ए लॉन्ग पॉलीमर। सो डीएनए को फर्स्टली किसने डिस्कवर किया, फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 में, और इन्होंने इसको न्यूक्लियाई का नाम दिया, और ये इन्होंने बताया कि ये एक लॉन्ग पॉलीमर की चेन है। नेक्स्ट, आफ्टर फर्दर स्टडी वाटसन एंड क्रिक इन 1953 एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड प्रपोज वेरी सिंपल डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। सो फर्दर स्टडी के बाद कुछ टाइम बाद जब और साइंटिस्ट हमारे आए, जैसे वाटसन और क्रिक ने, सो इसका एक्सरे डिफ्रैक्शन करवाया डीएनए का, तो उससे इनको पता चला कि ये डीएनए हमारा डबल हेलिकल मॉडल है। डबल हेलिकल मॉडल का यहाँ पे आप लोग स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है।
सो ये आपको दिख रहा होगा कि 2 लाइनिंग्स हैं, तो इसी को वाटसन और क्रिक ने क्या कहा, डबल हेलिकल मॉडल है। सो यही था हमारा कि जो हमारे फ्रेडरिक मिस्चर साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको न्यूक्लियाई नाम दिया, लेकिन जो फर्दर स्टडीज़ हुई बाद में सो क्या पता चला कि ये डबल हेलिकल मॉडल है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मेक हॉलमार्क ऑन डीएनए दैट इट हैज़ बेस पेयरिंग बिटवीन 2 पॉलीन्यूक्लियर चेन। सो हॉलमार्क तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या चीज़ है, किसी भी प्रोडक्ट को आप लेते हैं तो उसमें हॉलमार्क का साइन ज़रूर बना होता है। सो हमारे डीएनए में भी डबल हेलिकल जो मॉडल था वो हॉलमार्क की तरह क्या है शो कर रहा था, और दैट इट हैज़ बेस पेयरिंग बिटवीन 2 पॉलीन्यूक्लियर चेन, और ये बेस पेयर बनाते हैं 2 पॉलीन्यूक्लियर चेन के बीच में। पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू हेलिक्स, तो जैसे कि चेन बेस पेयर के बीच में ये चेन बनाते हैं, इसीलिए किसके इक्वल है, हेलिक्स के इक्वल। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एडेनिन, थायमिन एंड ग्वानिन साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय इरविन चारगाफ ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सो एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन जो है वो रेशियो में क्या होता है, कांस्टेंट होता है या फिर इक्वल होता है। इस थ्योरी को किसने दिया, इरविन चारगाफ ने। सो आई होप आप लोगों को डीएनए क्लियर हो गया होगा कि डीएनए को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, तो फ्रेडरिक मिस्चर ने, लेकिन बाद में फर्दर स्टडीज़ के बाद पता चला कि ये डबल हेलिकल मॉडल है, न्यूक्लियाई केवल नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि जो एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन का जो अमाउंट है यानी जो रेशियो है उसको किन साइंटिस्ट ने दिया, इरविन चारगाफ ने। सो आई होप आप लोगों को डीएनए समझ में आ गया होगा। अब आप लोग डीएनए का डायग्राम देख लीजिए। सो ये हमारा डबल हेलिकल मॉडल है जो वाटसन और क्रिक ने दिया था डीएनए का। ये देखिए जो यहाँ स्पेस है इसको शैलो ग्रूव कहा जाता है, और जो डीएनए का जो ये लेंथ है वो 10 एंगस्ट्रॉम है, और जो इसका इतने का जो लेंथ है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है। सो ये हमारा डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए है जिसको वाटसन और क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट अब हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। आपको डीएनए के बारे में इतना ही जानना था। आप लोग और क्लास 12th में पढ़ेंगे चैप्टर 6 में, वहाँ पे आप लोगों को डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का एक्सपेरिमेंट वगैरह आपको वहाँ अच्छे से पढ़ने को मिलेगा कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे कि डीएनए पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वो सब आप लोगों को क्लास 12th में अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। उसका स्ट्रक्चर, उसका सेलुलर स्ट्रक्चर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। फ़िलहाल आपके क्लास 11th में जितना था उतना मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ते हैं। सो मेटाबॉलिक एक्टिविटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है। The sum of all the chemical reaction going on inside a living system is called metabolism। तो यानी कि जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर हो रहे हैं उसे हम मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ आवर लिविंग सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। तो यानी कि मेटाबॉलिज्म को लिविंग सिस्टम में 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एनाबॉलिक एंड सेकेंड इज कैटाबॉलिक। सो एनाबॉलिक क्या है, कैटाबॉलिक क्या है, आप लोग को मैं इसी क्लास के चैप्टर 1 में पढ़ाई हूँ क्लास 11th में। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था कि एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म क्या है। एनाबॉलिज्म क्या है कि जब सिंपलर सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स में ब्रेक डाउन होते हैं तो हम उसे उस प्रोसेस को एनाबॉलिज्म कहते हैं। एंड कैटाबॉलिज्म हमारा सही था। कैटाबॉलिज्म क्या, जब हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर में ब्रेक डाउन हो तो उस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट अब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म में। सो डिफरेंसेस तो आप लोग जानते होंगे कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ। पहले हम लोग कैरेक्टर्स लिखते हैं, फिर हमें जिसके बीच में डिफरेंसेस करने होते हैं हम वो लिखते हैं। सो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म के बीच में हमें पढ़ना है। नेचर की बात करें पहले तो दीज आर डिस्ट्रक्टिव और ब्रेक डाउन प्रोसेस। सो कैटाबॉलिज्म में हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होता है सिंपलर वन में, इसीलिए ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। नेक्स्ट दीज आर कंस्ट्रक्टिव और बिल्डिंग अ प्रोसेस, क्योंकि हमारा सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये बनता है, इसीलिए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। नेक्स्ट एनर्जी की बात करें तो दीज आर एक्सर्गोनिक रिएक्शन एंड रिलीज एनर्जी। ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है।
एंड ये हमारा एंडरगोनिक है क्योंकि इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, क्योंकि इसमें सिंपलर से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। दैट्स वाई द रीज़न कि इसमें हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है इन द प्रोसेस ऑफ एनाबॉलिज्म। एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस की साइकिल आपको क्लास 11th में चैप्टर 14 में रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स में काफ़ी अच्छी साइकिल आपको वहाँ देखने को मिलेगी। सो हम वहीं पे ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी कि ग्लाइकोलिसिस कैसे इसका प्रोसेस क्या है और 2 पायरुविक एसिड हमारा कैसे फॉर्म होता है। सो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है 2 पायरुविक एसिड में। जैसे कि मैं आपको बताई हूँ कि कैटाबॉलिज्म क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारा सिंपलर में, तो कॉम्प्लेक्स हमारा ग्लूकोज है एंड सिंपलर हमारा पायरुविक एसिड है। सो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होना आपको रेस्पिरेशन प्लांट्स में अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इसमें लैक्टिक एसिड में होता है। नेक्स्ट एनाबॉलिज्म में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस अमीनो एसिड से प्रोटीन में कन्वर्ट इसमें होता है। एसिटिक एसिड हमारा कोलेस्ट्रॉल में एंड फोटोसिंथेसिस हमारा ऑक्सीजन में। सो आई होप आप लोगों को कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म समझ में आ गया होगा। ये मैं आपको 2 बार बता चुकी हूँ काफ़ी अच्छे से, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये छोटे छोटे टर्म्स आपको कंफ्यूज करेंगे, इसीलिए आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव लर्न टू ट्रैप दिस एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग डिग्रेडेशन and store it in the form of chemical bonds as and when needed this bond energy is utilized for biosynthetic, osmotic and mechanical work. So living organism क्या एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, इसे स्टोर कर लेते हैं केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्म में, और जब उन्हें बायोसिंथेटिक यानी कि जब उन्हें नीड होती है उस एनर्जी की तब वो अपना यूज़ करते हैं। That we perform the most important function of energy currency in living system is the bond energy in a chemical called ATP. तो ATP को हमारा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा गया। क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के पेपर में या फिर अदर कंपटीशन के पेपर में कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो आप ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बताएंगे। ATP का फुल फॉर्म हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और ADP का हमारा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। नेक्स्ट हमारा यहीं से DNA ख़त्म होता है। DNA हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है वो भी पढ़ चुके हैं, उसके डिफरेंसेस, उसके टाइप्स, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म क्या है, ATP क्या है। नेक्स्ट हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है, एंजाइम। सो 1 बाय 1 अब हम एंजाइम को भी पढ़ते हैं। सो पहले हम एंजाइम के डेफिनेशन की बात करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। Enzymes are water-soluble colloidal organic macrobiomolecules which are totally or partially proteinaceous in nature, biological in origin, produced in macro amount and capable of catalyzing a specific biochemical reaction under specific condition of temperature and pH. So enzyme क्या है कि water soluble substance है और ये हमारा मैक्रो बायोमोलिक्यूल यानी लार्ज साइज का बायोमोलिक्यूल है जो कि टोटली या फिर पार्शियली हम कह सकते हैं कि प्रोटीनेशियस इन नेचर यानी प्रोटीन का बना होता है। ये बायोलॉजिकल इन ओरिजिन होता है, ये लार्ज अमाउंट में मैक्रोमोलिक्यूल को प्रोड्यूस करता है और ये बायोकेमिकल रिएक्शन को भी कैटलाइज करता है अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड pH। नेक्स्ट अब हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, सो अब हम डिस्कवरी पढ़ते हैं। Louis Pasteur in 1860 was first to propose that fermentation is caused by specific chemical of yeast cell. So एंजाइम की डिस्कवरी लुइस पास्चर ने की और इसको फर्मेंटेशन के थ्रू यानी ईस्ट सेल में फर्मेंटेशन हुआ, इसीलिए इन्होंने बताया कि एंजाइम नाम का भी कुछ होता है। नेक्स्ट हम एंजाइम के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एंजाइम्स आर पॉलीमरिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। सो एंजाइम हमारा पॉलीमर यानी कि बहुत सारे मोनोमर से मिलके बना, इसीलिए इसको पॉलीमरिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या है, बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन माइक्रो अमाउंट एज आर यूज्ड अगेन एंड अगेन। एंजाइम हमारा क्या माइक्रो अमाउंट यानी कम अमाउंट में यूज़ होता है क्योंकि इसे अगेन एंड अगेन यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल इन ओरिजिन एज आर ऑलवेज प्रोड्यूस बाय लिविंग सेल। एंजाइम क्या है? बायोलॉजिकल इन ओरिजिन है, इसीलिए क्योंकि ये लिविंग सेल्स में पाई जाती हैं, इसीलिए बायोलॉजिकल इन ओरिजिन है। सो ये हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम यहाँ पे ख़त्म होता है। सो ये इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहीं एंड होता है। नेक्स्ट अब हमें इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करना है, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर आप लोग मेरा वीडियो शुरू से एंड तक नहीं देखते तो इसे ज़रूर देखिए, क्योंकि तभी आपके टॉपिक्स क्या हैं क्लियर होंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।